देखिए, जब चिराग पासवान बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम चुनाव के वक्त ही गठबंधन करेंगे जी, अभी अपने संगठन को मजबूती पर ध्यान दे रहे हैं, तो क्यों नहीं वो अभी गठबंधन कर लेते हैं? दिक्कत क्या है? भाजपा से ही ना बातचीत हो रही। जैसे आप ही को किसी से कुछ काम निकलवाना हो तो उसके बच्चा को चॉकलेट खिला देते हैं जी। आपका काम उस बच्चे से थोड़ी है, उसके गार्जियन से है। तो पता है कि हमको काम के लिए बच्चे से होके जाना जी। तो बिहार कांग्रेस को चॉकलेट खिलाया गया है, तो एक नहीं 2 चॉकलेट मांग रहा है। ये तीनों मिल जाते हैं तो एक बड़ा वोट बैंक इन तीनों का ही है, निश्चित तौर पर। इसमें यदि मुकेश सहनी को आप जोड़ देते हैं तो ये मिलाकर लगभग 30-35% का वोट बैंक हो जाता है। मैं कम ही बोल रहा हूँ जी जी, ये उससे कहीं ज्यादा है। द्वीप में ही नसें मारी होगी। एक बात और मैं जाते कहना चाहूंगा इस विश्लेषण में, हमने नाम तो सारी पार्टियों का ले लिया जो बाहर खड़ी हैं, जो वेटिंग लिस्ट में हैं, जो तीसरा मोर्चा का हिस्सा हो सकती हैं। वो तीसरा मोर्चा नहीं होगा, वो अगर बन जाता है पहला मोर्चा तो वो पहला मोर्चा होगा और सबसे बड़ा मोर्चा होगा। खास बात क्या है, नमस्कार, पंचनामा में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पंचनामा में अपने स्टेशन पर हम लोग ऑपरेशन करते हैं, खबरों की चीरफाड़ करते हैं। आज एक ऐसे समीकरण के बारे में आपको बताएंगे कि बिहार के लोगों के नब्ज में जो है, उनके ब्लड में राजनीति है। वैसे में जब 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, आप देख रहे हैं किस प्रकार से लगातार ऐसी खबरें आ रही है जिनसे कभी लगता है कि एनडीए मजबूत हो रही है, कभी महागठबंधन मजबूत हो रही है। मांझी के प्रकरण ने तो बिहार की राजनीति में भूचाल मचा दिया। आज एक ऐसे समीकरण पर हम लोग बात करेंगे जो अगर यह समीकरण बन गया तो न सिर्फ एनडीए को बल्कि महागठबंधन को भी बिहार में काफी सोचना पड़ सकता है, दोनों को काफी दिक्कत हो सकती है। आप देख रहे हैं कि लगातार चिराग पासवान भी एनडीए से बाहर हैं, मुकेश सहनी को भी आने की बात हो रही है एनडीए में, लेकिन इसमें भी संशय है। मांझी जी हालांकि निकल गए हैं। वैसे में अगर यह समीकरण बनता है कि बिहार में मांझी, सहनी, चिराग और कांग्रेस मिल जाते हैं तो एनडीए में और महागठबंधन में इसका क्या असर पड़ेगा, इसी बात पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ नमन जी। अगर यह समीकरण बन जाता है तो बिहार की राजनीति में क्या देखने को मिलेगा? बवाल हो जाएगा। एनडीए से तो बहुत बड़ा जनाधार हो जाएगा इनका। और तीसरा मोर्चा क्या, मैं तो कहूँ दूसरा मोर्चा होगा। तीसरा मोर्चा तो फिर एनडीए हो जाएगा। बिहार के संदर्भ में तो एनडीए में देखिए अभी भी 2 ही दल हैं। भाजपा बिहार में जितना प्रयास कर रही है, जिस तरीके से लुभाने की कोशिश कर रही है नए नए सहयोगियों को, सब विफल नजर आ रहा है फिलहाल। आपने सही कहा कि बैलेंस बड़ा अजीब तरीके से बिहार में शिफ्ट हो रहा है। कभी लग रहा है महागठबंधन मजबूत है, कभी लग रहा है कि एनडीए मजबूत है। लेकिन सच यही है कि सबसे मजबूत जानते हैं कौन समीकरण है? वो लोग जो दोनों में से कहीं नहीं है। उनकी डिमांड बहुत हाई है। जिन समीकरण की हम लोग अभी बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये दोनों में से कहीं नहीं है। और आपस में इन लोगों का हल्का फुल्का बातचीत शुरू हो गया है। इससे संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं कि जो तीसरा मोर्चा समाप्त हो गया था, जिस तीसरे मोर्चे को मित्रप्राय मान लिया गया था, जो तीसरा मोर्चा बिहार में दूर दूर तक नहीं था, जिसकी सुगबुगाहट पिछले चुनाव में हमने थोड़ी बहुत देखी थी बिहार में, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा थे, मायावती थी, ओवैसी थे। इस गठबंधन ने 6 विधायक जिताए भी थे, लेकिन चूंकि उपेंद्र कुशवाहा जो कि बड़े हिस्सा थे उसका, उनके हाथ में एक भी विधायक नहीं लगा। इस वजह से इस गठबंधन की चर्चा ढेर नहीं हुई। कालांतर में फिर नीतीश कुमार के साथ मिल गए, वो मायावती के विधायक को तोड़ दिया गया, ओवैसी के विधायक के साथ भी वही राजद ने किया। तो ये तीसरा मोर्चा जो प्रोग्रेसिव बना था, ग्रैंड अलायंस, वो कमजोर हो गया। लेकिन अंदर ही अंदर कांग्रेस से उपेंद्र कुशवाहा का मुलाकात करना, अखिलेश सिंह से चिराग पासवान की मुलाकात, इन मुलाकातों ने नई सुगबुगाहट शुरू कर दी है। आपने देखा मुकेश सहनी 25 तारीख को घोषणा करने जा रहे हैं कि मैं किस गठबंधन में जाऊंगा, ये स्पष्ट कर दूंगा। लेकिन एनडीए से तो उनका मनमुटाव इसी साल हुआ था। महागठबंधन में जाने को लेकर तैयारी तक थी उनकी, लेकिन नीतीश कुमार के सामने से ऑफर दिए हुए ऑफर को ठुकरा दिया उन्होंने। चिराग ने भी तेजस्वी के साथ यही किया, ऑफर सामने से ठुकराया। फिर केसी त्यागी ने कहा कि आ जाइए हमारे साथ, तो कहा कि संभव ही नहीं है। ना चाचा के साथ जाएंगे, ना कांग्रेस के साथ जाएंगे, ना जदयू के साथ जाएंगे, ना भाजपा के साथ जाएंगे, तो जाएंगे कहाँ? निश्चित तौर पर उनके मन में भी कोई पुलाव पक रहा है। ऐसे ही मांझी जी का भी है। मांझी जी कह रहे हैं कि हम एनडीए में रहेंगे, लेफ्ट की पार्टियां कह रही हैं कि वो एनडीए, माफ कीजिए, वो मांझी जी कह रहे हैं कि हम महागठबंधन में रहेंगे। उनके पुत्र कह रहे हैं कि अब महागठबंधन में कोई संभव नहीं है। जदयू भी कह रही है बाहर जाइए। और एक सीपीआई के विधायक उठते हैं, गोपाल दास कहते हैं कि नहीं हमारे साथ आ रहे हैं। तो आपके साथ आ रहे हैं मतलब
आप तो महागठबंधन आ रहे हैं, मतलब कि कुछ अलग हो रहा है। कांग्रेस और सीपीआई दोनों नाराज है जदयू राजद से। दोनों ने जिस तरीके से बुलडोज किया है गठबंधन को, दोनों की नाराजगी साफ दिख रही है। तो ये दोनों दल भी अब कहीं जा सकते हैं, संभावनाएं तलाश करते हैं। कांग्रेस का दम घुटता है नीतीश कुमार राजद के साथ, नीतीश कुमार के साथ बैठ नहीं पा रहा है क्योंकि केंद्र में अब लगे दबाव डालने। कुंतल कृष्णन उनके जो प्रवक्ता थे वो छोड़ के चले गए और इल्जाम लगाकर छोड़ के गए। नीतीश कुमार को लेकर के सब लोगों की जो है स्वीकृति नहीं बन पा रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महागठबंधन जी। तो कहीं ना कहीं एक बात तो यहाँ बहुत बड़ा समझ में आ रहा है कि मौजूदा स्थिति जो दोनों गठबंधनों की है वो तो नहीं रहेगी। बहुत बड़ा बदलाव होना है, चीजें बदलेंगी। और अगर भाजपा जिस तरीके से दबाव डाल रही है अपने सहयोगियों पर, भाजपा जो गेम खेल रही थी कि विलय कर लीजिए, ताकत कम करके आइए, एक्सपेक्टेशन 0 करके आइए, हम जो देंगे वही ले लीजिएगा, उससे भी लोग चिढ़ रहे हैं। और अब तो नीतीश कुमार भी भाजपा की भाषा बोलने लगे हैं कि विलय कर लो, जो मांझी के साथ उन्होंने किया, विलय कर लो, नहीं तो कोई चंद इस्तीफा तो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार बहुमत में है और पूरी मेजोरिटी है, तो नीतीश कुमार अपना तो बड़ी बात तो ही आ रही है नमन जी कि जब बीजेपी ने कहा तो जदयू को बुरा लगा जी। और सेम चीज जदयू मांझी के साथ कर रही है तो उसको अच्छा लग रहा है। यही तो बात है कि सामंतवाद बड़ा रिलेटिव कॉन्सेप्ट है भैया जी। अक्सर देखिएगा ब्राह्मण भूमिहार राजपूत सबको सामंतवादी कहा जाता है, लेकिन सामंतवाद तो असल में जो ताकत में आते हैं उनके पास होता है ना। ब्राह्मण जो बैठ के मंदिर में माने पूजा कर रहा है, भिक्षाटन से इसका जीवन चल रहा है, वो सामंतवादी कैसे हो सकता है? सामंतवादी तो वो है जिसके पास 50 बीघा जमीन हो, चाहे राजनीतिक ही सही, और वो उस पे छोटी जातियों को खटवा रहा हो या छोटे तबके के लोगों को खटवा रहा होगा। मांझी क्या है? राजद और जदयू की राजनीतिक जमीन पर बटैया पे काम करने वाले मजदूर जी। मैं मांझी की बात नहीं करूंगा, मांझी हटे तो दूसरा बटैया पर ले आए रत्नेश सदा को। उसके बाद आप देखिए कि रत्नेश सदा का तो नजर आया शपथ ग्रहण समारोह में इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी को इशारा करना पड़ा, चरण वंदना कर रहे हैं ललन सिंह का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, वीरेंद्र यादव का जी। ये स्पष्ट करता है कि ये सामंतवादी व्यवस्था है जी। आप देखिए शोषक और शोषक शोषित वाला बात, अब तक उपेंद्र कुशवाहा अंदर थे तो मलाई उनको मिल रहा था तो वो नहीं बात बोल रहे थे। जब उनको बाहर ढकेल दिया गया कि जाइए आप, तब सब बोले कि नहीं, शोषित वही है, शोषक बदल गया है, और ये सच्चाई है। तो अब हम जरा ये बताना चाहेंगे भैया, ये राजनीतिक परिस्थितियां जो है, ये संभावनाओं का खेल जो है, इससे पहले ये जानना जरूरी कि अभी क्या स्थिति है। तो अभी एनडीए 2 दलों का गठबंधन है, बीजेपी और आरएलजेपी। ये दोनों पार्टियां एनडीए में तब से हैं जब से चुनाव हुआ था, और जब से नीतीश कुमार ने सरकार पलटी तब से भी ये साथ रह गए। शुरू से आप कह सकते हैं कि लगातार पशुपति पारस बने साथ रहे। और इसमें वेटिंग लिस्ट में कौन कौन है? तो एक तरफ आरएलजेडी है, उपेंद्र कुशवाहा, जिस पार्टी के नेता को जदयू से अलग हटने के बाद भाजपा के लोग मुलाकात करते हैं, दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात होती है, चीजें दुरुस्त होने लगती हैं, कई सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा का एक्सपेक्टेशन बिहार में कम से कम 5 से 6 सीटों का चुनाव लड़ने का लोकसभा में है, जैसे पिछली बार 3 सीट मिला था। हाँ, तो 3 से ज्यादा ही इस बार चाहिए, और मुझे लगता है कि इतनी सीटें दे नहीं पाएगी भाजपा, यहाँ पेच फंस रहा है। फिर हम बढ़ते आगे, एलजेपी-आर, चिराग पासवान की पार्टी, ये दिल से भाजपा के साथ है लेकिन दिमाग से भाजपा से बहुत दूर। समय समय पर चिराग पासवान ने दर्शाया भी है, दिखाया है कि किस प्रकार चुनाव भाजपा के लिए लड़ेगी तो चिराग पासवान समर्थन करने चले आएंगे, लेकिन जब बात आ जाएगी पशुपति पारस को हक देने की तो चिराग पासवान वहां खड़े होते हैं कि हम भी ना हैं। ये साबित करता है कि चिराग पासवान और भाजपा के बीच दरअसल चीजें सुधरनी ही नहीं है, कई मुद्दों पर विभाजन है। हाजीपुर की सीट चाहिए, 6 सांसद जीते थे पिछली बार, 6 सीट चाहिए फिर से। 6 सीट तो उनका भी है, 6 सीट रालोसपा का भी है, तो कैसे होगा? संभव ही नहीं है। और भाजपा ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि हम इस बार 30 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो 10 सीट में कैसे? 10 सीट में सहयोगियों को देना है। आप कह रहे हैं कि 4 से 5 सीट उपेंद्र कुशवाहा लेंगे, 6 12 यही लोग का हो गया, तो कैसे होगा? भाजपा कितना भी कर लेगी, 2 से ज्यादा सीट वो नहीं दे पाएगी चिराग पासवान को वर्तमान स्थिति में, और हाजीपुर फिर भी फंस जा रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी हमने फैसला अब तक नहीं किया कि वो किस तरफ जाएगी, लेकिन आज सरकार से अपना जब वो वापस लेते हैं तो निश्चित तौर पर समझ में आ जाता है कि वो किस तरफ जाने वाले हैं। लेकिन मांझी इतने कैलकुलेटेड हैं और इतना कुछ वो देख चुके हैं, इतनी बार वो पलटे हैं दोनों गठबंधनों में, कि अब कहीं ना कहीं आकर एक बात समझ में आ जाती है कि अरे भाई
ये हाथी भी उतना ही मजबूत जानवर है और शेर भी उतना ही मजबूत जानवर है। दोनों के सामने हमारा चलने वाला नहीं है, तो हमें कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। और वही बीच का रास्ता निकालने की बात सीपीआई के लोगों ने मांझी को इशारे में कह दी है। अब आगे बढ़ते हैं। वीआईपी एक और पार्टी है। वीआईपी कहीं ना कहीं 13 सीटों की डिमांड करके 3 राज्यों में, बिहार के आसपास के, भाजपा के लिए लगभग संभावना ही समाप्त कर देती है। अगर मुकेश सहनी की शर्तों पर होगी तो मुजफ्फरपुर की सीट भी गंवानी पड़ेगी। मुजफ्फरपुर की सीट पर सांसद सीटिंग है वहां पे, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी समझौता होता शर्तों पर दोनों। क्योंकि मुकेश सहनी बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और बीजेपी से कितनी ज्यादा कटुता थी। बीजेपी ने पिछले साल तो भाजपा से उनका रिश्ता टूटा है, सारे विधायकों को तोड़ लिया। पिछले साल सारा कुछ हुआ है, तो ये जख्म हरा है। तो बड़ा जल्दी इतना गठबंधन होना संभव नहीं है, खासतौर पे मुकेश सहनी की शर्तों पे। तो ये भी मामला फंस रहा है। एक और पार्टी है बीजेपी, भारतीय जन परिवार पार्टी, जो कि पृथ्वी माली की पार्टी है। इस पार्टी ने बिना शर्त समर्थन कर दिया है बीजेपी को। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि भाजपा ने रेसिप्रोकेट नहीं किया है। एक तरफ से कह दिया किसी ने कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, उधर से बोला थैंक यू, उधर से उसके बाद सम्मान नहीं हो रहा है। मैं भी प्यार करता हूं, ये नहीं आया, थैंक यू आया गया। आप हमें से प्यार करते तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। ऐसे नहीं होता है प्रेम, दो तरफा प्रेम। ऐसे प्रेम तो चलेगा ही नहीं ना। बिल्कुल। तो शर्तें भी नहीं रखी हैं जी। अब यहाँ गेम क्या है? अब महागठबंधन की तरफ हम बढ़ते हैं। महागठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू है। देखिए, कायदे से तो भैया आप भी जानते हैं कि महागठबंधन असल 2 दलों का गठबंधन है, जदयू और राजद। कांग्रेस इसका हिस्सा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस को बिहार में, जैसे आप ही को किसी से कुछ काम निकलवाना हो तो उसके बच्चा को चॉकलेट खिला देते हैं। आपका काम उस बच्चे से थोड़ी है, उसके गार्जियन से है। तो पता है कि हमको काम के लिए बच्चे से होके जाना तो बिहार कांग्रेस को चॉकलेट खिलाया गया है, तो एक नहीं 2 चॉकलेट मांग रहा है। अब 2 चॉकलेट देना नीतीश कुमार के हाथ। अब यही मामला फंस रहा है। अब वो देंगे कि नहीं देंगे, वो बच्चा खुश होगा कि नहीं होगा, वो बच्चा अपने पिताजी को, गार्जियन को क्या कहता है कि नहीं अच्छे चाचा है, इनको इनकी बात सुनी जाए, ये हमको पसंद है। तो हो सकता है कि राहुल गांधी कुछ बेहतर कर दें। लेकिन कांग्रेस इस गठबंधन का हिस्सा, एक बात को जानना पड़ेगा कि इस महागठबंधन का हिस्सा कांग्रेस नहीं थी। नीतीश के आने से पहले कांग्रेस महागठबंधन से बाहर हो चुकी थी। तारापुर कुशेश्वर स्थान में चुनाव भी लड़ा था और आगे भी चुनाव अलग लड़ने की तैयारियां थी उनकी। लालू यादव का कहना कि भगचोनर दास है, भगचरण दास, कांग्रेस द्वारा पुतला जलाना लालू यादव का, ये सब यही हुआ है, इसी साल हुआ है ये भी सब। तो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि कांग्रेस भी इस गठबंधन में बहुत खुश नहीं है। 3 लेफ्ट की पार्टियां हैं, 3 लेफ्ट की पार्टियां लगातार नाराज हैं। कई मुद्दों पर सरकार से उसका मत जो है भिन्न नजर आया है। वैसे में यह संभावना बन रहा है। आप आनंद मोहन को रिहा कर देते हैं, लेफ्ट की पार्टियां जहर का घूंट पी के रह जाती हैं। शिक्षकों के मामले पर लगातार इन लोगों को अब देख धरना दे रहे हैं ये लोग। फिर हमें मांझी के प्रकरण पर भी सामने है। मांझी के प्रकरण पर छोटी दुकान कह देना। अब छोटी दुकान तो है ही सीपीआई के लोग, अब उनको आप छोटी दुकान कह देते हैं तो वो भी नाराजगी है उनकी। ये भी वैकल्पिक व्यवस्था खोजने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले गठबंधन का, महागठबंधन का हिस्सा ये भी नहीं थे। और इसके अलावा एक ओवैसी की पार्टी है एमएम, जो एक विधायक के साथ महागठबंधन से बहुत नाराज है, अख्तरुल इमाम जी। और वो बहुत नाराज है महागठबंधन से क्योंकि उनके विधायकों को आरजेडी ने तोड़ लिया जी। और उन्हें लगता है कि मुसलमानों के साथ ये तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं, जो कि इनके हिसाब से बहुत घातक है। और कहीं ना कहीं चुनाव में गोपालगंज में तो शुद्धता कहा जा सकता है भैया कि ओवैसी ने हरवा दिया राजद को जी। अब कुछ उन्होंने हरवाया, अब बाकी बना कुछ कसर मामा उन्हें पूरा कर दिया। हाँ, लेकिन कहा जाएगा जी कि वो कुर्नी में भी यही हुआ। कुर्नी में भी ओवैसी ने प्रत्याशी उतारा, जदयू बहुत कमजोर हुई। तो ये एक बड़ा हथियार बिना चाहे ही भाजपा को मिल जाता है हर बार। अब ये स्थिति है वस्तुतः दोनों गठबंधनों की। आगे एक बड़ी संभावना इसलिए बन रही है कि दोनों गठबंधनों के जो घटक दल हैं या संभावित घटक दल हैं, इनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही। महत्वाकांक्षा पूरी न हो तो कम से कम उस हद तक तो पहुंचाया जाए, जैसे कोई 5 सीट मांग रहा है उसे 3 भी दे दिया जाए तो रास्ते निकल सकते हैं जी। अब इससे क्या उत्पन्न होगा? आवश्यकता आविष्कार की जननी। आवश्यकता तो है सभी को सीटों की, 40 सीट ही हैं। एनडीए में सीट तो 40 ही हैं, लेकिन चाहने वाले बहुत हैं। एनडीए में संभव है नहीं। मैं अब जरा एक जोड़ घटाव करने की कोशिश करता हूँ, शायद इससे और चीजें क्लियर हो। आरएलजेडी मुझे लगता है कि 4 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, इससे कम में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाएगा। चिराग पासवान ने तो कह दिया 6 सीट चाहिए। हमको 5 सीटें चाहिए थी महागठबंधन में। यहाँ आएंगे तो ज्यादा ही होगा या कम होगा वो तो तय करना होगा। एवरेज मान के चलेंगे तो तब भी 3
चाहिए जी। अगर वीआईपी की बात करें तो 13 सीटें मांगी हैं उन्होंने, 3 राज्य हैं, तो 13 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 4 सीटें कम से कम। सबसे अपना मामला तो मुजफ्फरपुर में फंस जाएगा। 4 सीट तो इनको चाहिए कीजिए, इनको भी। बीजेपी भी एक भी सीट नहीं मांग रही है, लेकिन महत्वाकांक्षा सबकी होती है, एक सीट इनको मिला था। स्वाभाविक है कि जब समर्थन बिना शर्त के दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं होगा कि एक हमको कम से कम दे दीजिए। बड़ा मजेदार है कि एक तरफ ये समर्थन कर रहे हैं और दूसरी तरफ इन्होंने जनसंपर्क शुरू कर दिया है बेतिया में। लगातार सुना गया है कि 10 दिन तक चलेगा। अब बताइए बेतिया में वो काहे फोकस बढ़ा दिए है, किसको जिताने के लिए? कहीं ना कहीं स्वाभाविक है कि उनका बेतिया सीट पर ही निगाह हो सकती है। तो ये 4-5 दल हैं जी। और इन 4-5 दलों में इसके अलावा इसमें आरएलजेपी को जोड़ देते हैं, पशुपति पारस की, तो हर सीट के पार्टी के हिसाब से 4 सीटें होती हैं, टोटल 20 सीटें हैं। 20 सीट पर तो बीजेपी लड़ेगी नहीं। बीजेपी लड़ेगी नहीं। 20 सीट पर भाजपा किसी भी स्थिति में इस बार नहीं लड़ेगी, 20 से कहीं ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। तो ऐसे में ये गठबंधन होता नहीं दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने 8 सीटें मांगी हैं, आरजेडी और जेडीयू के बीच 15-15 सीटों का डिवाइड होता है तो 30 सीटें होती हैं। 30 के बाद बचती हैं 10 सीटें। 10 में से अगर 8 सीटें उन्हें दे दी जाएंगी तो बाकी 3 दल हैं, कैसे मैनेज होगा? कैसे मैनेज? एक सीट पर तो लड़ेंगे नहीं ये दल। 12 तो केवल सीपीआई लेके आई है जी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ भी सीटों का बंटवारा थोड़ा मुश्किल होगा। और मुझे जहाँ तक पता है राजद 18 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो 18 पर वही लड़ेगी तो जदयू को अपना कम करना पड़ेगा। जदयू का सीटिंग 16 है। जदयू का सीटिंग 16 है, तो ऐसे में तो सीटिंग में तो कम से कम वही मातापच्ची है। और अभी समावेश की बात भी हो रही है ना, मुकेश सहनी को लेकर नीतीश कुमार अड़ गए हैं कि मुकेश सहनी की वापसी हो, तो ये भी एक मामला फंस रहा है। मुकेश सहनी को जितना सीट चाहिए वो संभव नहीं है, वही चाहिए, तो ये नहीं हो पा रहा है और इसमें फंस रहा है पेच। तो अब मैं जरा सा एक संभावना और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जब चिराग पासवान बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम चुनाव के वक्त ही गठबंधन करेंगे जी, अभी अपने संगठन को मजबूती पर ध्यान दे रहा है, तो क्यों नहीं वो अभी गठबंधन कर लेते हैं? दिक्कत क्या है? भाजपा से ही ना बातचीत हो रही है। ऐसी कौन सी बात है जो चुनाव के वक्त बदल जाएगी परिस्थिति? क्योंकि बीजेपी उनको भाव नहीं दे रही है, तो चुनाव तक तो परिस्थितियां और बिगड़ेंगी। नहीं, वो तो देख रहे हैं कि अपना संगठन के माध्यम से जिस प्रकार से बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, हमारी लोकप्रियता देखकर शायद बीजेपी दे दे। चुनाव तक एनडीए का हिस्सा इन 4-5 दलों में से 1-2 तो बन ही जाएंगे जी। अगर जो पहले आओ पहले पाओ। अगर उपेंद्र कुशवाहा की जो स्थिति मुझे नजर आ रही है, अगर उनकी शर्तें मान गई हैं भाजपा, तो 5 सीटें 4 सीटें उनको मिलनी थी। 3 तक पर वो संभव है, हो सकता है 3 तक पे एडजस्टमेंट हो जाएगा अगर उनके स्वेच्छा की सीटें मिल जाए तो। ऐसी स्थिति में उनको अगर 3 दे ही देगी भाजपा तो फिर सीटें बचनी कम हो जाती हैं और फिर चिराग एडजस्ट लास्ट में नहीं कर पाएंगे। तो फिर अगर आप 3 देख रहे हैं, आरएलएसपी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का 6 हो गया और ये चिराग पासवान भी चाहेंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि 30 सीट से ज्यादा पर तो कांग्रेस 8 सीटों की डिमांड कर रही है जी। ये 8 सीटें आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि पिछले ट्रैक रिकॉर्ड 70 सीट में से 19 सीट जीत के लाना जी, राजद कभी तैयार नहीं होगी। राजद अगर मानती है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो उसका मुख्य कारण कांग्रेस की विफल नीतियां हैं और कांग्रेस का 70 सीटों पर बुरा प्रदर्शन है। अगर कांग्रेस को 4-5 सीटें देकर एडजस्ट करने की कोशिश की जाती है तो कांग्रेस इस गठबंधन से बाहर हो जाएगी। कांग्रेस पर पहले से ही एक और नैतिक दबाव है कि वो नीतीश को अपना नेता माने। राहुल गांधी के रहते नीतीश कुमार को नेता मानना असंभव है। आज एक प्रवक्ता टूटकर भागे हैं, कल 1900 विधायक भाग जाएंगे, वैसी परिस्थिति बनेगी। और उस परिस्थिति में नीतीश को नेता मानने से बढ़िया होगा राहुल गांधी के रहते कि वो नरेंद्र मोदी को नेता माने। ये सब आपने देखा कि बिहार में ये भी राजनीतिक संभावना चल रही है। ये तो कब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, कुछ लोग एक्साइटेड होकर ये भी कह रहे हैं कि 23 से पहले ही ये खेल हो जाएगा कांग्रेस वाला। लेकिन चूंकि सरकार के हेल्थ को कोई असर नहीं पड़ेगा तो कांग्रेस के सारे, क्योंकि संख्या बल के मैंने अगर देखा जाए तो सरकार जो है पूरी तरह से सुरक्षित है। एक पार्टी तोड़ लेने से मात्र बिहार में सरकार नहीं गिरेगी, जदयू में भी बड़ी चंदमारी करनी होगी, इसीलिए ये समीकरण नहीं हो पा रहा। तो अब क्या होगा? तो दरअसल जिस नाराजगी से कांग्रेस महागठबंधन से बाहर हो सकती है, वैसी ही नाराजगी चिराग पासवान की भी है। सीपीआई के लोग भी उसी तरीके से नाराज हैं। मांझी भी वही मांग करते हुए बाहर गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा की सर्टेन एक्सपेक्टेशंस हैं और चिराग पासवान अड़े हुए हैं। तो एक बड़ी बात समझ लीजिए, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी, ये 3 ऐसे नेता हैं जो नीतीश को स्वीकार नहीं करने की स्थिति में है अभी।
इस चुनाव तक तो स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये या तो एनडीए की तरफ जाएंगे या कोई विकल्प खोजेंगे। ये तीनों मिल जाते हैं तो एक बड़ा वोट बैंक इन तीनों का ही है निश्चित तौर पर। इसमें यदि मुकेश सहनी को आप जोड़ देते हैं तो ये मिलाकर लगभग 30-35% का वोट बैंक हो जाता है। मैं कम ही बोल रहा हूँ, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसमें लेफ्ट की पार्टियों का कैडर आप जोड़ देते हैं और फिर आप इसमें कांग्रेस जोड़ देते हैं तो ये इतना बड़ा गठबंधन हो जाता है, इतनी बड़ी सीटें इसमें हो जाती हैं। और कांग्रेस भी एक बड़ा गुट नीतीश को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये नीतीश विरोधी भट्टाचार्य, आपने देखा कि लेफ्ट की पार्टी के सबसे बड़े नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने क्या बयान दिया, ललन सिंह और जदयू को उन्होंने औकात दिखाई। तो ये सारे नीतीश के विरोधी हैं, ये सारे एनडीए के साथ फिलहाल कुछ लोग सीपीआई है और कांग्रेस लोग जा नहीं सकती है, बाकी 3-4 लोगों का वहां दाल गल नहीं रहा है। ऐसे में और मुलाकातें इन सब की आपस में हुई हैं। कांग्रेस ने बड़ा अखिलेश सिंह ने सबसे मुलाकात की है और जब निकले थे वो बाहर तभी मुलाकात हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा संभावित तीसरा मोर्चा बन रहा है जो चुनाव तक यदि एनडीए सही ढंग से अमित शाह पत्ते नहीं खेलते हैं, अगर वो भाजपा के ताकत को जो है 15 की तरह ओवर एस्टिमेट कर जाएंगे तो 15 जैसी स्थिति फिर हो जाएगी। और इस समय भाजपा को सबसे बड़ी चुनौती राजद जदयू जुड़कर नहीं दे पा रहे हैं। ये जो दल बाहर बैठे हुए हैं जिनको हर तरीके का प्रलोभन देकर भी भाजपा अपना नहीं बना पाई अब तक, मैंने ऑफिशियल रूप में, अनऑफिशियल सभी भाजपा के साथ हैं, लेकिन ऑफिशियल रूप में नहीं बना पाई। इन दलों के वोट बैंक को 14, 12, 8, 7, 6 ये जोड़ देने से महागठबंधन के बराबर का वोट बैंक हो जाता है। इसमें यदि ओवैसी को भी आप जोड़ देंगे तो आप समझिए कि कितना बड़ा समीकरण ये बन जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बात हो जाएगा कि जो पिछड़े की जो राजनीति हो रही है, पिछड़ों की जो राजनीति हो रही है, तो पिछड़ा का सारा वोट तो इस गठबंधन को भाजपा तो खत्म हो जाएगी। तो बीजेपी साथ और अगर आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं, अभी आपने कहा कि जदयू और आरजेडी, तो आरजेडी का अपना वोट है, जदयू में ही नसें मारी होगी। एक बात और मैं जाते जाते कहना चाहूंगा इस विश्लेषण में, हमने नाम तो सारी पार्टियों का ले लिया जो बाहर खड़ी हैं, जो वेटिंग लिस्ट में हैं, जो तीसरा मोर्चा का हिस्सा हो सकती हैं। वो तीसरा मोर्चा नहीं होगा, वो अगर बन जाता है तो वो पहला मोर्चा होगा और सबसे बड़ा मोर्चा होगा। खास बात क्या है, इन सभी को सीएम और डिप्टी सीएम बनना है, इनने कह दिया है। चिराग पासवान सीएम इन वेटिंग, इन्हें सीएम बनना है। कांग्रेस डिप्टी सीएम के लिए लगातार अड़ी रही, कुशवाहा सीएम ही है, उनका नारा यही लगा था। मांझी जी अपने पुत्र को सीएम बनाने की बात कर चुके हैं। सहनी ने कह दिया कि हमारा ही सीएम होगा, हमारी जाति तय करती है सीएम। अब इसके अलावा हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बिहार में रोटेटिंग के तौर पर सीएम के तौर पर साल भर ये 2 साल वो करके भी ये समीकरण बन सकता है। 4 डिप्टी सीएम और 1 सीएम की भी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। एक सुपर सीएम भी हो सकता है। परिस्थितियां आगे चल के जो बन रही हैं 25 के चुनाव तक वो देखना होगा, लेकिन 24 के अंत तक आते आते बिहार में आप फिर से, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो बार बार कह रहे हैं बड़े नेता कि नहीं ये बिहार में स्पेस नहीं है तीसरे गठबंधन के लिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ तीसरा गठबंधन बनने जा रहा है और नाराज दलों का एक बहुत बड़ा गठजोड़ हो सकता है। आपके दावों में सच्चाई इसलिए भी नजर आ रही है कि ये जितने नेता हैं सिर्फ समाज सेवा के लिए नहीं आए हैं, अपना महत्वाकांक्षा इनकी है और इनकी जो महत्वाकांक्षा है जो सीटों को लेकर के जो टकराव होता है, तो निश्चित तौर पर अगर यह गठबंधन बनता है तो जिसकी जितनी महत्वाकांक्षा है जो एनडीए से चाह रहे हैं सब पूरी हो जाएगी और इनका महत्वाकांक्षा पूरा होगा, चुनाव में जाएंगे। उसके बाद से खास करके एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए बिहार में खासी मुसीबत हो सकती है। कई युवा चेहरे हैं, बड़े बड़े चेहरे और सबका अपने अपना जनाधार है, चाहे चिराग पासवान हो, मुकेश सहनी हो, उपेंद्र कुशवाहा के बिहार के मैं फिर कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार भी चाहेंगे कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, क्योंकि भाजपा नीतीश कुमार के साथ वही करना चाहती है जो ये गठबंधन भाजपा के साथ कर देगा। तो इससे फायदा तो अगर देखा जाएगा तो नीतीश कुमार को हो जाएगा, सीधा फायदा है, और सबसे ज्यादा घाटा बीजेपी को होगा। चलिए धन्यवाद आपका नमन जी। तो पंचनामा में आपने देखा यदि यह समीकरण बन जाता है तो निश्चित तौर पर जो चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, मुकेश सहनी है, उपेंद्र कुशवाहा है, सबका अपना जनाधार है और सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है। सीटों को लेकर के बीजेपी से जो तनातनी है वह भी नहीं रहेगा, अपने हिसाब से इन लोगों को सीटों की संख्या में भी सहूलियत हो जाएगी। और सबसे बड़ी जो बात है कि बिहार में एक नया समीकरण बन जाएगा। बीजेपी का जो अपने आप को बहुत ज्यादा समझती है कि बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी
मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ सकती है। वैसे में अगर बिहार में यह समीकरण बन जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी का भी चेहरा काम नहीं आएगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अंदर से खुश होंगे कि हमारे साथ जिस प्रकार से किया गया है तो बीजेपी को इसमें घाटा होगा और यह समीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता है। पंचनामा में कल किसी और मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।